हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरबी एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में। बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के बारे में ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमने देखा कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है वो देखा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो कॉम्प्लेक्स स्लोप का क्या रिलेशन होता है ये देखा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो कॉम्प्लेक्स स्लोप का क्या रिलेशन है ये देखा, है ना। अगर आपको मैं अगर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर दे देता हूं, है ना, ए कंजुगेट जेड प्लस ए कंजुगेट जेड प्लस ए इंटू जेड कंजुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0, अगर मैं आपको दे देता हूं, पूछता हूं कि इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है दैट इज माइनस ए बाय ए कंजुगेट, और रियल स्लोप हम क्या होता है वो भी जानते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस रियल पार्ट ऑफ ए बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए। ये सब याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। ऑन स्पॉट सिचुएशन जो भी आपसे डिमांड करेगा यू कैन कैलकुलेट इट। इतना कुछ थोड़ी याद करके चलोगे, है कि नहीं? ठीक है, डन। तो सब कुछ हमने बात किया किसके बारे में? स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब जो हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं दैट इज बेसिकली ऑन सर्कल्स। ठीक है, तो हेडिंग डालो सर्कल। ठीक है, हेडिंग डालो सर्कल। तो जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखा, है ना, जैसे हमने क्या क्या देखा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में बातें की, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है वो सब बातें की है। उसी तरीके से हम सर्कल में भी क्या करने वाले हैं, इक्वेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो भी टॉपिक आप देख रहे हो ये आप तो कहां पे सीखोगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सीखोगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारी चीज कॉनिक सेक्शन के अंदर आता है सर्कल आपका। तो वो जितना है वो बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोग सीखने वाले हो। मतलब यहाँ तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग और भी डिटेल में देखने वाले हैं चीजों को। ठीक है, चलो फिर अगर मैं सर्कल की इक्वेशन के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर मैं सर्कल की इक्वेशन के बारे में बात करूं तो बेसिकली सर्कल होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल होता क्या है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर सर्कल जो होता है गोल सा दिखता है, उसमें एक सेंटर होता है, उसका रेडियस होता है। बट मैथ्स में जब हम कोई भी एक स्पेशल फिगर के बारे में बात करते हैं तो हम उसके लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। लोकस क्या होता है? कोई भी पॉइंट इस प्लेन में, मान लो ये एक प्लेन है, कोई भी पॉइंट कौन से पाथ को ट्रेस कर रहा है, दैट इज नोन एज इट्स लोकस। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस प्लेन में एक ऐसा पॉइंट है, क्या बोला मैंने? इस प्लेन में कोई एक ऐसा पॉइंट है, वो इस तरीके से मूव करता है सच दैट इट्स डिस्टेंस, लेट्स से दिस पॉइंट भी पी जेड। ठीक है, मान लो ये जो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं उसका एफिक्स मैंने क्या दे दिया? जेड दे दिया। मतलब पी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपसे क्या बोला? ये जो पॉइंट है वो इस तरीके से इस प्लेन में मूव कर रहा है सच दैट इस डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स। मतलब एक फिक्स पॉइंट में रखा हूं और ये इस तरीके से मूव करेगा कि ये जो डिस्टेंस रहेगा ना, इसका और इसका जो डिस्टेंस रहेगा ना, इसको मैंने मान लो कि ओ और इसको मैंने जेड नॉट बोल दिया। ठीक है, ये क्या है? एक मेरा पॉइंट है ना, ये क्या है? मेरा एक पॉइंट है, इसको ओ नहीं इसको सी बोल देते। चलो ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सी बोल देते हैं। ये एक पॉइंट है सच दैट इसका डिस्टेंस इससे हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो जो पाथ बनेगा वो ऐसा बनेगा, कुछ देखो, जो पाथ बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, है कि नहीं? और इसी को आप बोलते हो रेडियस। देखो ये जो पॉइंट है, जब वो इस पाथ पे ट्रेवल करेगा तभी तो आप बोलोगे ना कि इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं? और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? रेडियस बोलते हो। और जो पाथ ट्रेस करता है, जो पाथ पाथ उसको आप लोग क्या बोल देते हो? सर्कल। समझ रहे हो? तो जो पाथ ट्रेस होता है उसी को आप लोग क्या बोल देते हो? सर्कल। आगे जाके देखोगे ढेर सारे सिचुएशन होते हैं जहां पे आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलोगे हाइपरबोला बोलते हैं, एक सिचुएशन को बोलोगे आप इलिप्स बोलते हैं, एक सिचुएशन को बोलोगे आप पैराबोला बोलते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग सिचुएशंस देखेंगे और ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या? सर्कल। तो हमने कैसे डिफाइन किया इसके लोकस को कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ डिस्टेंस कैसे निकालते हो? मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, ये तो हमेशा फिक्स होता है, किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना। ये क्या मिल गया आपको? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्लियर हो गया? इससे आप क्या समझते हो? जब भी आप ऐसा कुछ देखोगे ना, z माइनस जेड नॉट क्या है? जेड नॉट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड नॉट क्या है? कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z माइनस लेट्स से z माइनस टू प्लस थ्री आई है, क्या है? z माइनस टू प्लस थ्री आई। तो आप उसको किस फॉर्म में लिखोगे? z माइनस जेड नॉट। उससे आपको क्या पता चल जाएगा? सेंटर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर क्या है? यहाँ पे जो सेंटर है वो बेसिकली क्या होता है आपका? z नॉट होता है। जो रेडियस है वो कितना है? जो रेडियस है वो कितना है? r है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखोगे ये जो है वो इक्वेशन जो बन के आएगा दैट इज बेसिकली x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि आप सर्कल में देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया? चलो अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, है ना, अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये अगर आप देखते हो तो आप क्या समझते हो? उसका मतलब ये है
कि ये जेड जो है, जेड जेड ये कहां पे लाई करेगा, इस सर्कल पे लाई करेगा। मतलब जेड आप यहां पे लो, जेड आप यहां पे लो, जेड आप यहां पे लो, कहीं पे भी लो, उसका डिस्टेंस फ्रॉम जेड नॉट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब भी आप ऐसा इक्वेशन देखो आप समझ जाओ किसका इक्वेशन है, एक सर्कल का एक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां पे मैं 3 केस की बात करूंगा। ठीक है, 3 केस। नंबर 1 किसके बारे में बात करूंगा मैं, 3 केस के बारे में। ठीक है, नंबर 1 अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि z माइनस जेड नॉट जो है वो किसके बराबर है, लेस देन आर के बराबर। इसका मतलब क्या होता है समझो। ठीक है, इट मीन्स द इनर रीजन ऑफ द सर्कल। ठीक है, इट मीन्स द इनर रीजन ऑफ द सर्कल, इनर रीजन ऑफ द सर्कल। इस बात को समझना आप लोग। ठीक है, ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस बात को समझना भी ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं कि z माइनस जेड नॉट लेस देन आर क्या मीन करता है, तो आप बोलोगे इनर पार्ट। इनर पार्ट मतलब क्या, ये जो सर्कल है ना इसके अंदर वाला पार्ट। क्या आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, तो देखो इसका मतलब क्या समझते हो आप, है ना। जब इक्वालिटी था तो आपको क्या पता चला कि हम चाहे z कोई भी ले उसका डिस्टेंस फ्रॉम जेड नॉट क्या होना पड़ेगा, r के बराबर होना पड़ेगा। दैट मीन z कहां लाई कर जाएगा, इधर कहीं पे लाई कर जाएगा। लेकिन अगर आप z लेस देन आर बताते हो, है ना, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर बताते हो, तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट क्या होता है, एकदम बेसिक से समझना चाहिए चीजों को। मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है ना। डिस्टेंस किसके बीच का होता है, एक अननोन पॉइंट है जेड और किसके बीच का है, एक फिक्स पॉइंट जेड नॉट, है ना। जेड इज व्हाट, एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, और जेड नॉट क्या है आपका, कोई एक फिक्स पॉइंट है। तो जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर होना है, तो आप खुद सोचो अगर जेड इस पे लाई कर जाए, है ना, ये क्या है आपका आर, है ना आर, अगर z जो है वो r डिस्टेंस पे लाई कर जाए तो हमेशा वो r के बराबर होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर z जो है वो कहीं अंदर लाई करे, मान लो यहां पे लाई करे, तो डेफिनेट सा बात है ये जो डिस्टेंस है वो तो r से कम दिख रहा है। z यहां पे लाई करेगा तो ये जो डिस्टेंस है वो भी r से कम दिख रहा है। z मान लो इधर लाई करेगा तो ये जो डिस्टेंस है वो भी तो आपका r से कम दिख रहा है ना। तो इसीलिए क्या है, ये मीन करता है क्या, ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे z जितने z है वो सब के सब इसके अंदर कहीं लाई कर रहे होंगे। आप पूछोगे सर ये कहां लाई करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, सर इधर लाइक कर सकते हैं, इधर लाइक कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूंगा ऐसे कितने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी देयर, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी देयर व्हिच विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्लियर हो गया, डन। चलो ठीक है, अब अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, ठीक है, दिस इज इनर ना, हाँ। अब अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, देखो नंबर 2 ये क्या है आपका, मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज ग्रेटर देन आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट डिनोट्स द सेम कंसेप्ट रहेगा, सेम कंसेप्ट। z आप एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे जो कि क्या होगा, उसका डिस्टेंस फ्रॉम जेड नॉट ग्रेटर देन आर होगा। ऑफ कोर्स सब बात है, z आप बाहर कहीं पे लोगे, आप मान लो यहां पे ले लिए, तो देखो ये डिस्टेंस क्या है आपका, बड़ा है ना आर से, ऑफ कोर्स सब बात है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने सारे सॉल्यूशंस होंगे, आप देख के ही बोल सकते हो सर इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो गोला आपको दिख रहा है, गोले के बाहर में तो ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कितने हैं, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं आपको ये देके पूछ दूं बेटा बताओ इसका सॉल्यूशन कितने सारे होंगे, इनफाइनाइट सीधा बोल दो बिना सॉल्व किए, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या लिखूंगा, देखो व्हाट आई विल राइट, इट इंप्लाइज, इट मींस, है ना, इट मींस द आउटर रीजन ऑफ द सर्कल, है ना, आउटर रीजन ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया, है ना, ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसके बाद, है ना, थर्ड वन होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट जो है वो किसी r से बड़ा होता है लेकिन किसी r से छोटा होता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं तो, है ना, z माइनस जेड नॉट किसी r से बड़ा होता है और किसी r से छोटा होता है। मान लो यहाँ पे अगर मैं इक्वालिटी लगा देता, इक्वालिटी का मतलब क्या, z जो है वो इस पे भी लाई कर सकता है, या तो इस पे लाई करेगा या तो इसके बाहर लाई करेगा, इक्वालिटी का मतलब है कि नहीं। अगर मैं बोलूं कि फिगर आपको कुछ ऐसा दिखे तो ये क्या डिनोट करेगा, देखो, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मेरे पास एक सर्कल है ना, ये सर्कल है, ये आपका क्या है, पॉइंट सी जेड नॉट, थोड़ा बड़ा बना देता हूं सर्कल को, है ना। लेट्स से ये मेरा क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सेंटर जेड नॉट है, ठीक है। ये क्या है, और एक सर्कल है जो कितने डिस्टेंस पे है, दिस इज आर डिस्टेंस पे, ये कितने डिस्टेंस पे है आपका, कैपिटल आर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये जो सर्कल आप देख रहे हो अंदर वाला कितने डिस्टेंस पे है इसका, आर डिस्टेंस पे, और ये जो है कैपिटल आर पे। आपको क्या बोला गया है, z माइनस जेड नॉट, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है जिसका डिस्टेंस यहां से r से बड़ा होना चाहिए बट ये कैपिटल आर से छोटा होना चाहिए। तो कौन सा रीजन होगा, वही दिस रीजन, है ना। दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, आप मुझे इस प्लेन में दिखाओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप बोलोगे सर ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं बोलूंगा कहां पर है दिखाओ, आप बोलोगे सर ये रीजन पे है। इसको आप क्या बोलते हो, इट दैट मीन्स z लाइज इन द एन्युलर रीजन। इसको क्या बोलते हो आप, इट मीन्स
इट मीन्स z लाइज इन द एन्यूलर रीजन, इसको एन्यूलर रीजन कहा जाता है, ठीक है, एन्यूलर रीजन बिटवीन R एंड R। कैपिटल समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हो आप लोग? एन्यूलर रीजन, ठीक है, इसको आप लोग बोलते हो एन्यूलर रीजन। क्लियर हो गया? मस्त तरीके से कंसेप्ट एकदम, कोई डाउट नहीं है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? ये होता है जिसमें सेंटर क्या होता है? Z0 होता है, जिसमें R क्या होता है? आपका रेडियस होता है। Z0 विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर और जो R है वो आपको तो रियल आएगा ऑफ कोर्स। रेडियस क्या होता है? लेंथ होता है, इट विल बी रियल नंबर, ठीक है। चलो डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग और कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूं आपके पास, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या है हमारे पास? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना। अब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a कंजुगेट z प्लस a z कंजुगेट प्लस b इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है? ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है ना, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो मैं आपको बोलूंगा कि देखो z माइनस z0 क्या था आपका? r के बराबर था। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? z माइनस z0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। परफेक्ट। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि देखो ये हो जाएगा आपका z माइनस z0, क्लियर, और क्या हो जाएगा आपका z कंजुगेट माइनस z0 कंजुगेट दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। मत पूछना है कैसे होता है, अब तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के एंड पे पहुंच गए ना, तो ये तो मत ही पूछना। मतलब मॉड z का स्क्वायर क्या होता है? z कंजुगेट, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? देखो z इंटू जेड कंजुगेट, ठीक है, माइनस जेड इंटू जेड कंजुगेट, है ना, z0 कंजुगेट माइनस जेड कंजुगेट इंटू z0, ठीक है, प्लस मॉड z0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अगर मैं आपको ये बोल दूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं आपको ये बोल दूं यहाँ पे, देखो इसको मैं बोलता हूं आपको, देखो z इंटू जेड कंजुगेट, ठीक है, फिर अगर मैं आपको बोलूं कि माइनस जेड नॉट कंजुगेट इंटू जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड कंजुगेट, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा मैंने इसको, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो इसको अगर मैंने इसको अगर a बोल दिया, इसको अगर a बोल दिया, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? a कंजुगेट हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? लेट्स से b हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा? z इंटू जेड कंजुगेट, ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा? देखो माइनस a कंजुगेट z, है ना, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि a कंजुगेट का वैल्यू क्या है? माइनस z कंजुगेट। मैंने क्या लेट लिया? देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला आपको? देखो जो a है ना, a दैट इज इक्वल टू माइनस जेड नॉट, और जो a कंजुगेट है दैट इज इक्वल टू माइनस जेड नॉट कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस a कंजुगेट z प्लस a z कंजुगेट प्लस b इज इक्वल टू 0, और ये होता है आपका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्लियर हो गया? ये क्या होता है आपका? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमको पता होता है कि सेंटर क्या होता है। अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं तो आपको पता चल जाएगा क्या है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है। अगर सर्कल का इक्वेशन है तो मैं आपसे क्या पूछने में इंटरेस्टेड रहूंगा? सर्कल का सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। तो सेंटर कैसे निकालोगे? एक सर्कल का सेंटर क्या होता है आपका? z0 होता है, आपने पढ़ा है, और z0 का वैल्यू कितना आता है आपको? देखो माइनस है ना। तो इस इक्वेशन को अगर मैं आपको दे दूं और पूछूं सेंटर क्या है, तो आप बताना माइनस ए होगा। आप इस इक्वेशन में ए निकाल लो, और ए निकालने के बाद में आप क्या कर सकते हो? सीधा माइनस ए करके आप सेंटर निकाल सकते हो। ए इज ऑफ कोर्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हमको पता होता है कि ए क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अगर मैं रेडियस की बात करूं, देखो तो मेरे को क्या मिला? एंड मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मॉड जेड नॉट को तो मैं ए भी लिख सकता हूं, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्योंकि जेड नॉट का वैल्यू क्या है भाई? माइनस ए है ना, और मॉड ऑफ माइनस ए इज मॉड ऑफ ए, ठीक है। देयरफॉर आर क्या होता है? देखो आर इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, और ये होता है आपका रेडियस। ये रेडियस हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया। क्लियर हो गया? दिस इज द रेडियस।
तो अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं या इस फॉर्म में इक्वेशन दे दूं और आपसे अगर मैं पूछता हूं कि मेरे को बताओ रेडियस होगा और सेंटर क्या होगा, आप सीधा इस इक्वेशन को लिखना, कंपेयर करना अपने इक्वेशन के साथ में, जो ए आएगा उसमें माइनस लगा दो, सेंटर मिल जाएगा, जो ए आएगा उसका मॉड लेके स्क्वायर कर दो, माइनस क्या करो आप, बी करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। क्लियर हो गया, डन कंसेप्ट। तो ये था आपका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना, क्या था आपका ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, लेट्स से, तो अगर मैं आपको बोलूं कि 2z इंटू जेड कंजुगेट प्लस 3 माइनस आई जेड प्लस 3 प्लस आई जेड कंजुगेट और -7 दैट इज इक्वल टू 0, लेट्स से। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस, क्या है आपका, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अब क्या करोगे, देखो सबसे पहला बात, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कैसे लेके जाओगे, देखो इंप्लाइज दैट 2 से डिवाइड कर दो तो z इंटू जेड कंजुगेट प्लस 3 माइनस आई बाई 2 जेड, है ना, फिर क्या है प्लस 3 प्लस आई जेड कंजुगेट, है ना, -7 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो a का वैल्यू क्या होता है, 3 प्लस आई बाई 2, तो ऑन comparing with what, z into z conjugate plus a conjugate z plus az conjugate plus b is equals to 0। अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हो तो आपको a का वैल्यू क्या मिलता है, देखो a is equals to क्या मिलता है, देखो a का वैल्यू 3 प्लस आई बाई 2, देयरफॉर सेंटर क्या होता है आपका, सेंटर इज इक्वल्स टू माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू -3 बाई 2 माइनस आई बाई 2, ये होगा आपका सेंटर। क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर। फिर आपको क्या चाहिए, रेडियस, है ना, आपको क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस आप कैसे निकालते हो, देखो रेडियस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर माइनस बी, है ना, तो आप मॉड ए निकाल सकते हो। मॉड ए कितना आएगा, देखो मॉड ऑफ ए कितना आएगा आपको, देखो मॉड ऑफ ए आएगा आपका रूट ओवर 9 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 बाई 4, यही आएगा, है ना, 9 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, यस करेक्ट है, अंडर रूट 10 बाई 4। तो मॉड ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 10 बाई 4, है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा, देखो इज इक्वल्स टू 10 बाई 4 माइनस बी का वैल्यू कितना है आपका, b इज इक्वल्स टू -7 बाई 2, है ना, एंड b कितना है आपका -7 बाई 2, तो ये कितना लिखोगे आप +7 बाई 2, तो ये लिखोगे आप 10 बाई 4 प्लस 14 बाई 4 मतलब 24 बाई 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट 6। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो दिस हाउ यू कैन फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इस वे में डील करना रहेगा। क्लियर हो गया, डन। हमने क्या देखा है आपका, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसके पहले जो आपने देखा दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r। ये जो है आपको वो क्या है, बेसिकली जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो याद रहना चाहिए आपको, है ना, बस इक्वेशन ऑफ अ लाइन में प्लस z कंजुगेट कर दो, आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्लियर हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, इन डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म कैसे लिखोगे, क्या बोला मैंने, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, मतलब डायमीटर के टर्म्स में कुछ बात कर रहा है वो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको बोल दूंगा कि लेट्स से एक सर्कल का एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर अगर मैंने आपको बता दिया, आप सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखोगे, है ना, पता है ना, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, मतलब डायमीटर के टर्म्स में कुछ लिखना होगा, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि मान लो कि मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, क्या है आपके पास, एक सर्कल है। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया और ये ना आपका डायमीटर है, लेट्स से। ठीक है, ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस बी ए जिसको आपने z1 बोल दिया, लेट्स से दिस बी बी जिसको आपने z2 बोल दिया। क्लियर हो गया, z2 बोल दिया। और आपको क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए, है ना, तो ये तो आपको सर्कल दिख ही रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से दिस बी माय पॉइंट P, यहाँ पे ले लिया, कहीं पे भी ले लो, इधर ले लिया, उधर ले लो, कहीं पे भी ले लो, पॉइंट P ले लो और इसको मैंने Z बोल दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, है ना, आप लोग स्कूल में ज्योमेट्री में पढ़े हो, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अगर आप किसी भी सर्कल में, अगर आप जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, आप बोलोगे सर इसको डायमीटर बोलते हैं, यस, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। ठीक है, कॉर्ड मतलब क्या, हम लोग सर्कल में इंटरनली किसी भी उसके दो पॉइंट को हम लोग
ज्वाइन कर देते हो तो वी गेट अ कॉर्ड, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, सर्कल का एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। तो अगर कॉर्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर पे अगर आप कोई भी एंगल ड्रॉ करोगे सच दैट उसका एक वर्टेक्स अगर सर्कमफेरेंस में लाई करे तो हमेशा π/2 होता है एज पर द थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो ये एंगल हमेशा क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। डन। अगर ये 90 डिग्री है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सम ऑफ देखो सिंस बीपी परपेंडिकुलर एपी, अगर दोनों लाइन क्या है आपका परपेंडिकुलर है तो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप कितना होना चाहिए आपका, कॉम्प्लेक्स स्लोप कितना होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, है ना। तो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप मतलब कितना हो जाएगा, देखो z माइनस z2 बाय क्या लिखोगे z माइनस z2 का कंजुगेट प्लस क्या लिखोगे z माइनस z1 बाय z कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0। आपको पढ़ाया हो ना सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे 0 होता है, क्यों 0 होता है, मैं तो प्रूफ भी करा के दिखाया हूं आपको, है ना। इसका तो मैं प्रूफ भी बताऊं कि कैसे 0 होता है, ठीक है। अब अगर इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो दिस इज z माइनस z2, ठीक है, z कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट प्लस z माइनस z1 z कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन व्हाट डायमेट्रिक फॉर्म। ये है आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। थोड़ा सा अलग कलर यूज कर लेता हूं, है ना। ये है आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। क्लियर, याद रहेगा एकदम मस्त तरीके से। और याद करना ही क्यों है यार, कौन याद करते हैं सब बैठ के, है ना। क्वेश्चन आएगा 10 सेकंड तो लगेगा इसको सोचने में, इस फॉर्मूला को सोचने में 10 सेकंड चाहिए। अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 3 मिनट लगता है तो ठीक है 10 सेकंड इसमें दे दो, क्या प्रॉब्लम है। एटलीस्ट आपके मेमोरी में जो स्पेस है वो तो कैप्चर नहीं होगा ना, जो आपके मेमोरी में जो स्पेस है वो तो कैप्चर नहीं होगा ना, कम से कम चलो वो बचा रहेगा, किसी और जगह पर यूटिलाइज कर लेना उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, ये कंसेप्ट भी क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो क्या होते हैं आपके सेम लाइन पे लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल द 3 विल नॉट लाई इन अ सेम लाइन, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से क्या है, एक सर्कल है ना। पॉइंट को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा गया उसमें, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपको बोल दिया गया है कि जो सर्कल है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है। तो मान लो कि एक पॉइंट मेरा जो है वो ए है, लेट इट बी z1। दूसरा पॉइंट जो है मेरा वो क्या है, बी है, लेट इट बी z2। तीसरा पॉइंट जो है मेरा लेट्स से सी है, लेट इट बी z3। और कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट में ले लेता हूं p जो z है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको पूछा क्या गया, देखो आपको बोला क्या गया, आपको बोला गया एक सर्कल है जो इस तीनों पॉइंट से पास करता है, z1 से ही पास करता है, z2 से ही पास करता है, z3 से ही पास करता है। तो इसका इक्वेशन बताओ कैसा रहेगा इसका इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन निकालने के लिए आर्बिट्ररी पॉइंट रखूंगा भाई z। तो मैंने z क्या किया, एक सर्कल पे रख लिया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ना, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, अगर क्या करता हूं मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, है ना, अगर इस जगह पे देखोगे आप, है ना, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल दे विल बी सेम। अगर ये मान लो आपका थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, बिकॉज दे लाई ऑन द सेम कॉर्ड। स्कूल में पढ़ते हो क्लास 8 में ज्योमेट्री, जो आप लोग प्लेन ज्योमेट्री पढ़ते हो, है ना, तो स्कूल में जो आप लोग प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते हो वहां पे क्या होता है आपका, अगर एक कॉर्ड है ए बी, उस पे अगर दो एंगल आपका लाई करेगा इन सर्कमफेरेंस पे, तो दोनों एंगल क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं। इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं बट प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, द प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये भी आपका थीटा हो गया और ये भी क्या हो गया आपका थीटा एंगल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे बोलूं कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इक्वेशन निकालना है ना। तो देखो अगर मैं हम लोग यूजिंग रोटेशन थ्योरम, हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग रोटेशन थ्योरम, ठीक है, यूजिंग रोटेशन थ्योरम, है ना। हम लोग रोटेशन थ्योरम यूज करके क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग लिख सकते हैं, देखो आपका z2 माइनस z,
Z2 माइनस Z डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z दैट इज इक्वल्स टू, है ना, BP बाय AP मैं ऐसे लिख देता हूं, BP बाय AP, और ये हो जाएगा e टू द पावर I, एंटी क्लॉकवाइज एंगल तो थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं ऑल्सो में क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं यहां पे लगाऊं ना, इस ट्रायंगल पे लगाऊं, तो BC माइनस AC मतलब Z2 माइनस Z3 बाय क्या लिख सकता हूं मैं, देखो Z2 माइनस Z3 बाय Z1 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 बाय क्या लिख सकता हूं मैं, Z1 माइनस Z3 दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, BC बाय AC, BC बाय AC एंगल तो वही रहेगा e टू द पावर I थीटा, क्लियर हो गया, डन। तो इस तरीके से देखो क्या कर दिया मैंने, इसको लिख लिया, है ना, इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कि लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन 2, क्लियर हो गया, डन। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, ठीक है, अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 करूं, 1 डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 1 डिवाइडेड 2 करूंगा तो Z2 माइनस Z बाय Z1 माइनस Z, ठीक है, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z3, ठीक है, क्लियर हो गया। दैट शुड बी इक्वल्स टू सम रियल नंबर आप बोलोगे, है ना, दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, BP बाय AP इनटू AC बाय BC, है ना, इज इक्वल्स टू सम रियल नंबर, क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से इसको, अगर आप 1 डिवाइड बाय 2 करते हो तो आपको ये मिलेगा इज इक्वल टू दिस मिलेगा। अब ये सब क्या है, आपके लेंथ है ना, BP AP AC BC ये सारे क्या है, आपके लेंथ है। लेंथ आपका कॉम्प्लेक्स थोड़ी होता है, आप बोलते हो क्या लेंथ मेरा 3 + 2i है, नहीं होता है ना, लेंथ तो आप कॉम्प्लेक्स में नहीं बोलोगे, तो ये सारे क्या है आपके रियल है, दैट मींस इट विल बी व्हाट, अ रियल नंबर। ये भी आपको क्लियर हो गया है, चलो ठीक है। अगर ये एक रियल नंबर है ना, तो यही होता है आपका क्या, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो रीअरेंज कर देते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, देखो व्हाट यू कैन, एक सेकंड वेट, एक बार चेक कर लो, दिस इज Z1 Z2 Z3 हो गया ना, एंड यू आर कंसीडरिंग दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो Z2 माइनस Z हो गया, Z2 माइनस Z बाय Z1 माइनस Z, ये भी करेक्ट है, और ये हो गया आपका Z2 माइनस Z3, है ना, Z2 माइनस Z3 बाय Z1 माइनस Z3, तो इसको आप करोगे तो Z2 माइनस Z बाय Z1 माइनस Z3 बाय Z1 माइनस Z बाय Z2 माइनस Z3, हाँ ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, देयरफॉर आप लिखोगे Z2 माइनस Z बाय Z1 माइनस Z इंटू व्हाट, Z1 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z3 इज इक्वल्स टू रियल, ठीक है। अब इस इक्वेशन से आप समझे क्या, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इस इक्वेशन से आप समझे क्या, ठीक है, इस इक्वेशन से आप क्या समझते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूं, सुनना बात ध्यान से, ठीक है, अगर मैं आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं, Z1 Z2 Z3, ये कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तीनों वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो सर्कल पे लाइक करता है। आप क्या करोगे, यहाँ पे Z1 पुट करोगे, Z3 पुट करोगे, यहाँ Z2 पुट करोगे, Z3 पुट करोगे, यहाँ पे Z1 पुट करोगे, Z2 पुट करोगे, और Z क्या रहेगा आपका, एक अननोन रहेगा, ठीक है, अननोन रहेगा ना। यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हो, क्यों, बिकॉज ऑल दीज आर लेंथ, तो आपको रियल नंबर जो मिलेगा पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप कोई भी अगर रियल नंबर पुट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7, आपको क्या मिलेगा, एक Z मिलेगा, Z विल लाई ऑन वेयर, द सर्कल, क्लियर हो गया, दैट Z विल लाई ऑन द सर्कल। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आप Z1 Z2 Z3 पुट कर दिए और Z है कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो सर्कल पे लाई करता है, अगर आप उसको भी यहां पे पुट करोगे तो आपको एक रियल नंबर मिलेगा यहाँ पे, क्लियर हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ अगर मैं आपको बोलूं कि इफ है ना, इफ 4 पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 Z4, ठीक है, Z1 Z2 Z3 Z4 आर कॉन्साइक्लिक, है ना। अगर आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास में 4 पॉइंट Z1 Z2 Z3 Z4, अगर आपके पास में क्या होता है, अगर कॉन्साइक्लिक होता है, इन दैट केस आप क्या करोगे, है ना, अगर 4 पॉइंट आपके पास Z1 Z2 Z3 जो कॉन्साइक्लिक होता है, तो आप क्या करोगे, Z4 को यहां पे पुट कर दो, तो देयरफॉर Z2 माइनस Z4 बाय Z1 माइनस Z4, और यहां पे क्या लिखोगे, Z1 माइनस Z3 बाय
Z2 माइनस Z3 दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच रियल। क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन होता है। अगर मैं आपको 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं और आपको बोलूं कि ये आप क्या बताओ, ये चारों के चारों आपके एक सर्कल पे लाई करेंगे। अगर आप ये निकालोगे, अगर आपको रियल नंबर मिल जाता है, दैट मींस व्हाट, इट विल लाई ऑन द सर्कल सो दैट द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मतलब ऑल द 4 पॉइंट्स विल लाई ऑन द सर्कल, ऑन द सेम सर्कल। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। और यहां पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक फैंसी वे में लिखूं तो इसका रियल होने का मतलब क्या? ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो रियल आ रहा है ना, अगर वो आप कोई रियल नंबर के साथ में उसको अगर आप इक्वेट करते हो, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका जो आर्गुमेंट है वो क्या हो सकता है, या तो 0 या तो पाई होगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ, क्या बोलूंगा मैं, Z2 माइनस Z बाय Z1 माइनस Z, ऐसे लिख दो। और ये क्या हो जाएगा आपका, Z1 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z3। ये जो होगा दैट विल बी 0 और पाई, या तो ये 0 होगा या तो ये पाई होगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो ये क्या हो लेंगे हम लोग, या तो ये दिया रहेगा आपको या तो ये दिया रहेगा, दोनों ही क्या है आपके इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ही है, पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट Z1 Z2 Z3। क्लियर हो गया? तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमने क्या क्या देख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, जनरल फॉर्म देख लिया, उसके बाद हमने क्या देख लिया आपका डायमेट्रिक फॉर्म भी हमने देख लिया, उसके बाद हमने क्या देख लिया आपका दिस वन पर्टिकुलर, है ना, पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे और भी वैरायटीज ऑफ चीजें आप लोग सर्कल के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। उतना मैं आपको पढ़ाया हूं जिससे आपके जेडब्ल्यू के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी, और जो आने वाले टाइम में है वो भी। ठीक है, क्लियर हो गया? डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो इफ दिस इज डन, द नेक्स्ट हमारा जो आ गया अभी, है ना, जो नेक्स्ट हमारा आ गया, है ना, इस चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, इस पॉइंट को समझना, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इज इक्वल्स टू अल्फा, है ना, अगर मैं आपको ये दे देता हूं बस, ठीक है, और आपसे पूछता हूं कि बताओ ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या बोला मैंने, अगर आपको आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 अगर अल्फा होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय 2 हो गया तो क्या इंडिकेट करेगा, अगर अल्फा इज इक्वल्स टू 0 और पाई हो गया तो क्या इंडिकेट करेगा। मैं कहता हूं ये सर्कल इंडिकेट करेगा, और मैं कहता हूं ये एक स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करेगा, है ना, क्या बोला मैंने, ये एक सर्कल इंडिकेट करेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करेगा, और ये जो है ये इट विल इंडिकेट अ सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क। क्लियर हो गया? इस कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, जब भी आपको इक्वेशन देखने को मिले, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इज इक्वल टू सम एंगल, अल्फा इज व्हाट, सम एनीथिंग, है ना, आर्गुमेंट क्या होता है, एंगल होता है ना यार, तो अल्फा मान लो, अगर कोई भी एंगल आपको दिया रहे तो आप क्या बोलोगे, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कुलर आर्क। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये तो आप रटवा दिए सर, ये कैसे हो गया सर, हमको तो समझ में ही नहीं आया। समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो ठीक है, मैं एक सर्कल ही ले लेता हूं, ठीक है, मैं क्या ले लेता हूं, एक सर्कल ले लेता हूं। ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है, Z1 और Z2 दो पॉइंट्स है, क्या है आपके, Z1 मान लो यहां पर है, इसको मैंने A बोल दिया, और Z2 एक पॉइंट है, B बोल दिया, यहां पे है आपका Z2। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, मस्त तरीके से समझ में आ गया। चलो ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, देखो, है ना, ये आपका क्या है, आपका सेंटर है, सेंटर को मैंने C बोल दिया, लेट इट बी Z0, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये कोई एक एंगल रहा होगा भाई, आप पूछोगे सर क्या एंगल है, मैं बोलूंगा नहीं पता, कुछ रहा होगा, है ना, कुछ रहा होगा, जो भी एंगल रहेगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, तो मैं ढेर सारा पॉइंट ले सकता हूं यहाँ पे, लेट इट बी P, P क्या है मेरा, एग्जैक्ट कोई एक पॉइंट है। ठीक है, तो देखो दिस एंगल और दिस एंगल। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि लेट्स से ये मेरा अल्फा है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 2 अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफेरेंस इज हाफ द एंगल सबटेंडेड द सेंटर। ये भी आप स्कूल में क्लास 8 के प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते हो, तो मैं इसके प्रूफ कराने नहीं जा रहा अभी। ठीक है, मैं इसको चाहूं तो प्रूफ करा सकता हूं, बट इसका रिक्वायरमेंट में नहीं समझता, क्योंकि ये क्लास 8 की चीज, अब क्या प्रूफ करूं मैं यहाँ पे, है ना। तो एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस इज हाफ द एंगल सबटेंडेड द सेंटर। अगर ये एंगल आप अल्फा मानते हो तो ये एंगल क्या है, 2 अल्फा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने एरो क्यों दिया, वो तो मैंने दे दिया, आप चाहो तो इधर भी दे दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर मुझे रोटेशन थ्योरम अप्लाई करना पड़े तो अगर मैं क्लॉकवाइज एंगल लूंगा तो मैं पॉजिटिव रखूंगा एंड नेगेटिव रखूंगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल रखूंगा तो मैं पॉजिटिव रखूंगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल रखूंगा तो मैं पॉजिटिव रखूंगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल रखूंगा तो मैं पॉजिटिव रखूंगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल रखूंगा तो मैं नेगेटिव रखूंगा, बस यही चीज है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखो आप ना ये जो पी पॉइंट है वो कहीं पे भी ले लो, आप पी पॉइंट जो है वो आप कहीं पे भी ले लो, है ना, कहीं पे भी ले लो, ठीक है। ये जो पी पॉइंट आप इस आर्क पे लोगे ना तो क्या होगा पता है आपका, ये जो एंगल अल्फा रहेगा इट विल नेवर चेंज। व्हाई? बिकॉज दिस एंगल इज तो कांस्टेंट ना, ये एंगल जो है वो तो आपका 2 अल्फा है। अगर ये एंगल आपने कांस्टेंट बना रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कोई भी एंगल लो, ऑल विल बी व्हाट, सेम ओनली। क्यों? क्योंकि इस आर्क पे जितने एंगल होंगे वो सब इसके ही हाफ होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं बोल दूं कि लेट्स से ये एंगल कितना है आपका, 2 अल्फा है, 2 अल्फा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आप कहीं पे भी इसको मूव कराओ, ये जो एंगल आएगा उसको अल्फा आना ही है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी एंगल हो, यहां पे भी अगर आप एंगल बनाओगे ना ऐसे, वो भी इसका क्या होगा, हाफ ही होगा। तो इसका हाफ तो हमेशा कांस्टेंट एंगल ही रहेगा ना। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाय z माइनस z2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z बाय z2 माइनस z, है ना, z1 माइनस z बाय z2 माइनस z। क्लियर? अगर ये आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट एंगल मिलेगा। यहां पे देखने को मिल गया ना, z1 माइनस z बाय z2 माइनस z किया हूं मैं, तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, एरो को इधर घुमा देता हूं, आपको समझने में आसान हो जाएगा। देखो क्लियर हो गया? तो z1 माइनस z बाय z2 माइनस z क्या इंडिकेट करता है, इस एंगल के आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z बाय z2 माइनस z, भाई क्या एंगल होता है, यही एंगल तो होता है ना। और ये एंगल तो अल्फा हमेशा कांस्टेंट दिख रहा है आपको, इस आर्क पे लाई कर रहा है। क्लियर हो गया? डन, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया कंसेप्ट, है ना, बस इतना आपको समझना था। इससे ज्यादा अगर मान लो कभी इस पे कोई इन डेप्थ क्वेश्चन आ गया, इस इतना अगर आपके पास पे कंसेप्ट है तो आप आराम से बना लोगे, क्योंकि मैं थ्रू आउट द जर्नी आपको इतना मैथ्स पढ़ा दूंगा ना कि ये सब आप आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं यहां पे, है ना, अगर मैं नेक्स्ट बोलूं यहां पे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा। अब देखो मान लो अगर ये एंगल आप इधर पे लाओगे तो आप क्या बोलोगे, ये एंगल को काउंट करोगे, और यहां पे जो एंगल आएगा वो किसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा, इस वाले एंगल का हाफ होगा। इसका मत ले लेना, किसका हाफ होगा, इधर। क्योंकि जब आप इस पॉइंट को यहां पे लिए हो तो इस एंगल इसको कंपेयर किए हो, जब ये पॉइंट घूमते हुए इधर कहीं आ गया मान लो, है ना, इधर कहीं आ गया, तो भी तो आप ड्रॉ कर सकते हो ना सर्कमफ्रेंस पे एंगल। तो वो जो एंगल है वो किसका हाफ हो जाएगा, इस वाले का हाफ हो जाएगा, है ना, इस वाले बाहर की तरफ से जो एंगल बना हुआ है, ठीक है, मेजर एंगल, दिस इज द मेजर एंगल, दिस इज द माइनर एंगल, छोटा वाला माइनर एंगल, बड़ा वाला मेजर एंगल, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है, अगर अल्फा प्लस माइनस पाई बाय 2 होता है, क्या होता है आपका, अल्फा अगर प्लस माइनस पाई बाय 2 होता है तो क्या इंडिकेट करेगा, सर्कल इंडिकेट करेगा। आप सोचो अगर आप बोलते हो कि अल्फा कितना होगा, प्लस माइनस पाई बाय 2, है ना, मान लो कि कितना हो गया आपका 90 डिग्री। प्लस माइनस का मतलब यही कहा गया, अगर ऊपर मान लो प्लस आएगा तो नीचे माइनस एंगल आएगा वो, क्योंकि आपका एरो अकॉर्डिंगली चेंज करेगा ना। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसमें ये बोला गया आपको कि अगर अल्फा प्लस माइनस पाई बाय 2 आता है तो वो सर्कल को इंडिकेट करता है। कैसे हो जाएगा देखो, क्योंकि अगर मान लो ये अल्फा जो है वो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री अगर है तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा, 180 डिग्री। और इस एंगल को 180 डिग्री होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे जो एंगल होगा वो इसका क्या होता है, आपका हाफ होता है। तो दैट मींस इट हैज टू बी द डायमीटर। समझे कि नहीं? ए बी जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ए बी जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। दैट मींस ए और बी को क्या हो जाना पड़ेगा, डायमीटर हो जाना पड़ेगा। अब समझ में आया? तो अगर आप देखोगे ये जो अल्फा एंगल जो है वो प्लस माइनस पाई बाय 2 अगर रहता है तो आप क्या बोल दोगे इसको, दैट इट विल इंडिकेट अ सर्कल, ठीक है। अगर अल्फा का जो वैल्यू 0 और पाई हो जाए तो अब देखो अल्फा मान लो आप हटक एकदम कम करते 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 क्या कर दिया आप इसको 0 और पाई कर दिए, तो डेफिनेटली ऑल विल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन ना। अल्फा का 0 होने का मतलब क्या है, ये एंगल 0 हो गया। 0 होने का मतलब क्या हो गया, Z1 Z और Z2 सब तो स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे ना एक। क्लियर हुआ कि नहीं? Z1 Z2 और ये अल्फा अगर आप 0 कर देते हो तो ऑल विल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मान लो इस लाइन को आप क्या कर रहे हो, खोल रहे हो, इसको खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, अल्फा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बनेगा, तो भी सेम स्ट्रेट लाइन। मान लो इस लाइन को आप क्लोज ला रहे हो क्लोज ला रहे हो क्लोज ला रहे हो, एकदम क्लोज ला दिए, तो मान लो Z2 कहीं पे आएगा, Z1 कहीं पे आएगा, Z कहीं पे आएगा, बट ऑल विल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो 0 पे भी सेम स्ट्रेट लाइन और आपके 180 डिग्री पे भी क्या हो जाएगा, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। 180 डिग्री पे ऐसे बन जाएगा और 0 पे ऐसे बन जाएगा, बट एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सर्कल कब बनेगा, जब प्लस माइनस 5/2 होगा। अगर कोई भी अलग एंगल रहा अल्फा तो उसको आप क्या बोल दोगे यहाँ पे, इट विल इंडिकेट अ सर्कुलर आर्क। तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका भी आपका, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना, जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है दैट इज द एपोलोनियस सर्कल। एपोलोनियस सर्कल,
है ना, अपोलोनियस सर्कल। ठीक है, तो अपोलोनियस जो थे ही वाज बेसिकली अ ग्रीक एस्ट्रोनॉमर, और वो ज्योमेट्री पे काफी सारा उनका वर्क है ना। तो जो अपोलोनियस थे वो बेसिकली क्या थे, एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आपके ज्योमेट्री में है। और ऐसे ही पुराने जमाने के जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे वो उसमें से एस्ट्रोनॉमी पे बहुत ज्यादा वर्क करते थे, और एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए वो प्लेन ज्योमेट्री का बहुत रिगरस यूज करते थे। और बाद में तो ढेर सारा ज्योमेट्री भी एडवांस हो गया, चीजें एडवांस होने लग गई। ठीक है, तो ज्योमेट्री हो गया, प्लेन ज्योमेट्री हो गया, आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया, तो ये सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल वो लोग करते थे। ठीक है, तो अपोलोनियस सर्कल क्या होता है, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि मॉड ऑफ z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इज इक्वल्स टू k एंड k नॉट इक्वल्स टू 1, है ना, ये भी क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन है ना। इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्या है, इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि सर k इज इक्वल्स टू 1 होने से सर क्या होगा, आपने यहाँ पे जो लिखा है सर k नॉट इक्वल्स टू 1, अगर k 1 हो गया तो क्या होगा। पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा। ऐसा हुआ है कि आज तक मैं समझाया हूं और आपको समझ में ना आया हो, कभी हुआ है आज तक, ऐसा नहीं हुआ है ना, आगे भी नहीं होगा। ठीक है, तो बस आप देखते रहो स्टोरी को। ठीक है, तो अपोलोनियस सर्कल क्या है, देखो नॉर्मली हम सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं, इस बात को समझो। ठीक है, नॉर्मली हम एक सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स ऑन द प्लेन इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। जनरली हम ऐसे डिफाइन करते हैं। बट ये जो थे हमारे ग्रीक एस्ट्रोनॉमर, कम मैथमेटिशियन आप बोल सकते हैं ना, मैथमेटिशियन उनको एस्ट्रोनॉमर और जियोमेटर बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो ज्योमेट्री पे काम करते थे। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि देयर इज अनदर वे टू डिफाइन द लोकस ऑफ अ सर्कल। समझ रहे हो, जो हम लोगों ने बाल बोला ना कि एक पॉइंट ऐसे मूव करे कि ताकि उसका एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स रहे, इसको अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने, अपोलोनियस ने कुछ इस तरीके की बात कही। देखो अगर मैं बोलूं कि लेट्स से दिस बी माय पॉइंट सम डी, ये क्या है मेरा कोई पॉइंट डी है लेट्स से। ठीक है, ये क्या है मेरा कोई पॉइंट ए है। ठीक है, ये लेट्स से मेरा कोई एक पॉइंट बी है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अपोलोनियस ने ये कहा है ना, यहां पे मैंने क्या ले लिया, पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, लेट इट बी माई z1। ठीक है, एंड इसको मैं बोल देता हूं लेट इट बी माई z2। क्लियर हो गया, डन। अपोलोनियस ने ये कहा कि, ठीक है, अब ध्यान से सुनना और डेफिनेशन को समझना। ठीक है, अपोलोनियस ने ये कहा कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट, क्या बोला मैंने, सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन द प्लेन इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मतलब ये जो P पॉइंट है वो इस तरीके से इस पाथ को ट्रेस करेगा सच दैट AP बाय BP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, K हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंटरनल एंगल थ्योरम वगैरह लेके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम लोग प्लेन ज्योमेट्री पे बात नहीं कर रहे हैं। प्लेन ज्योमेट्री आप लोग स्कूल में ही पढ़ते हो, ज्योमेट्री इटसेल्फ इज वेरी वास्ट, मतलब ज्योमेट्री बहुत ज्यादा वास्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग इंटरनल एंगल थ्योरम लेके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड। और हम लोग बहुत तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे तरीके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बस आपको ये जानना है कि AP बाय BP इज इक्वल टू क्या है, आपका कांस्टेंट है। मान लो P जो है वो क्या है आपका Z है, लेट्स से जो P है वो आपका क्या है, Z है ना। इसको मैंने क्या मान लिया, आपका Z मान लिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि AP बाय BP, AP क्या है आपका, देखो Z माइनस Z1 मॉड ऑफ Z माइनस Z1, BP क्या है आपका, देखो मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर हो गया। आपने क्या बोला कि K1 नहीं हो सकता, अब ध्यान से समझना इस बात को। अगर K1 हो जाएगा, देखो इफ K इज इक्वल्स टू 1 हो गया तो आपको क्या मिलेगा, Z माइनस Z1 इज इक्वल्स टू Z माइनस Z2 मिल जाएगा आपको। अगर ऐसा होता है तो ये क्या बताता है आपको कि जो Z है उसका डिस्टेंस फ्रॉम Z1 एंड Z2 आर सेम। Z का डिस्टेंस Z1 से जितना है, Z का डिस्टेंस Z2 से भी उतना ही रहेगा हमेशा। तो ये तो कुछ ऐसा सीन बता दिया ना, अगर ये A है और ये B है तो जो Z है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा कहीं पे PZ। तभी तो आप बोलोगे ना, तभी तो आप बोलोगे कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप यहाँ पे लो चाहे आप इधर लो, P1 Z1 है ना, आप इधर पे लो कहीं पे भी लो, आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा
सेम रहेगा, है कि नहीं? तो अगर आप k इज इक्वल टू 1 ले लोगे तो आपका जो लोकस है वो क्या बन जाएगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द पॉइंट्स a एंड b हो जाएगा, ठीक है? दैट वी डोंट वांट, है ना? हम लोग नहीं चाहते ab का क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम लोग चाहते हैं कि हमको एक सर्कल मिले। तो सर्कल मिलने के लिए आप क्या करोगे, एक कांस्टेंट बोलोगे, बट उसको आप क्या बोलोगे, दिस कांस्टेंट शुड नॉट बी 1। तो k का वैल्यू क्यों नहीं 1 होता, ये भी आपको पता चल गया। ओके डन, ठीक है। चलो अब बात आती है इसका, अब बात जो है वो इसका क्या है, लेट इट बी सम सेंटर c z0, है ना? अब जो बात है वो ये है कि आपको क्या निकालना है इसका, आपको निकालना है इसका सेंटर एंड रेडियस। कैसे निकालोगे, है ना? आप कैसे निकालोगे? अगर मैं आपको बोल देता हूं कि बेटा मैंने आपको देखो ये दे दिया है, ठीक है, मैंने आपको ना ये इक्वेशन दे दी है और आपको पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। कैसे? बिकॉज सर ये तो एपोलोनियस फॉर्म ऑफ द सर्कल है ना? एपोलोनियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल बोल सकते हो आप, ठीक है? तो मैं आपसे नेक्स्ट क्या पूछूंगा, सेंटर रेडियस। जब भी सर्कल आती है हमको सेंटर और रेडियस में इंटरेस्ट होता है, तो आप कैसे निकालोगे सेंटर और रेडियस, ठीक है? सेंटर जो है इसका वो क्या होगा, जो रेडियस है वो क्या होगा, है ना? सेंटर और रेडियस अपन को क्या करना है, निकालना है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से, है ना, लेट्स से ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं, क्या बोलूं इसको मैं, ए बी। अच्छा सेंटर की तो हमको जरूरत नहीं है ना, सेंटर की तो हमको जरूरत नहीं, चलो इसको हटा देते हैं, है ना? आई डोंट नीड दिस ऑफ नाउ। इसको मैंने बोल दिया लेट्स से दिस बी सी, ये मेरा सी है, ये जो पॉइंट है वो सी है, और उसको मैंने बोल दिया लेट्स से Z3, और ये जो D है मेरा पॉइंट, उसको मैंने बोल दिया क्या, D को मैंने बोल दिया Z4। क्लियर हो गया, डन, ठीक है? और लेट्स से दिस बी माई E, या फिर O ले लो, इसको O ले लो, है ना? और ये जो है आपका Z0, O जो है वो क्या करता है, Z0 को इंडिकेट करता है, ठीक है? मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इसका सेंटर और रेडियस, ठीक है? अब देखो ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है? आपको एग्जाम में क्या दिया रहेगा, देखो आपको एग्जाम में ये वाला फॉर्म दिया रहेगा और k दिया रहेगा। दैट मींस आपके पास में अवेलेबल क्या है, आपके पास में अवेलेबल है Z1 Z2 एंड k। आपके पास में अवेलेबल क्या है, अवेलेबल क्या है आपके पास में, अवेलेबल रहेगा आपके पास में Z1 रहेगा, Z2 रहेगा और k रहेगा, और आपको क्या बोला जाएगा कि सेंटर निकालो और रेडियस निकालो, ठीक है? चलो सेंटर क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा कोई, और रेडियस क्या होता है, कोई लेंथ होता है। तो अब मैं अगर आपको बोलूं कि मान लो ये जो P पॉइंट है, वो P पॉइंट यहां पे भी हो सकता था, 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 यहां पे भी तो हो सकता है ना। ये जो P पॉइंट है वो C पे लाई करेगा, तो भी तो AC और BC का रेशियो कितना आना चाहिए आपका, k:1 आना चाहिए, क्योंकि आप बोलते आए हो भाई AP बाय BP अगर k रहेगा हमेशा, P अगर यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, P इस सर्कल पे कहीं पे भी रहे, तो AP बाय BP तो हमेशा क्या रहेगा आपका, k ही रहेगा। तो P जब C पे आ जाएगा तो AC बाय BC क्या रहेगा आपका, k:1। तो Z3 कैसे निकालोगे आप, देखो Z3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो Z3 इज इक्वल्स टू k, है ना, Z2 प्लस Z1 बाय k+1, है ना? सिंस Z3 divides what, Z3 divides AB internally in the ratio what, in the ratio k:1। ये क्लियर हो गया आपको? अब मत पूछना, जब मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया तो अब मत पूछना कि ये कहां से आया, क्राइम हो जाएगा वो, क्राइम। इंटरनल सेक्शन एक्सटर्नल सेक्शन सब बताया, ठीक है? और ये भी बोला हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे आता है वो फॉर्मूला, वो भी बता दूंगा, ठीक है ना? अब Z3 आपके पास में क्या है, अवेलेबल है। दैट मींस डायमीटर का एक एंड तो आपको पता चल गया, क्या पता चल गया आपको, डायमीटर का एक एंड तो आपको पता चल गया। ओके चलो, अगर मैं बोलूं कि जो Z4 है, D जो है, मान लो ये जो पॉइंट P है वो तो भाई D पे भी लाई कर सकता है। अगर D पे लाई करेगा तो AD बाय व्हाट, BD। क्या बोला मैंने, AD बाय BD कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑल्सो D डिवाइड्स AB externally in the ratio k:1। इस बात को समझे कि नहीं? जो P पॉइंट है वो इस सर्कल में कहीं पे भी रहे, AP बाय BP क्या होना चाहिए आपका, K होना चाहिए। तो P जब C पे आ गया, मतलब P इज इक्वल टू C हो गया ना, P पॉइंट जब C पे आ गया तो AC इज टू BC क्या होना चाहिए, k:1। इसलिए आपने लिख दिया जो Z3 है वो k:1 में डिवाइड करता है। सिमिलरली अगर P पॉइंट घूमते घूमते D में आ गया तो भाई AD बाय BD, है ना? अगर P पॉइंट यहां पे आता, आप क्या बोलते, AP बाय BP, बट P जब D पे लाई करेगा POD तो सेम हो गए ना, तो AD बाय BD क्या हो गया आपका,
k is to 1, मतलब d इसको एक्सटर्नली डिवाइड किया, तो आप क्या लिखोगे देखो, Z4 जो होगा ना, Z4 है ना, Z4, अब इसमें आप क्या लगाओगे, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, तो Z4 होगा दैट विल बी KZ2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय K माइनस 1, तो ये हो गया आपका Z4। क्लियर हो गया, डन। अब जो Z0 है वो Z3 और Z4 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा, जो Z0 है वो Z3 और Z4 के बीच में लाई करेगा, तो देयरफॉर सेंटर जो है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, Z0, दैट शुड बी इक्वल्स टू Z3 प्लस Z4 बाय 2। अब देखते रहो ध्यान से, आपके पास में क्या क्या अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन में, Z1 रहेगा, Z2 रहेगा, K रहेगा। Z1 Z2 K रहेगा तो आप Z3 निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे सारे चीज आपको पता है। Z4 निकाल सकते हो, यहाँ पे भी सब कुछ आपको पता है, तो आपको Z3 और Z4 पता है, मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पता है ना। तो आप क्या करोगे, देखो सेंटर निकाल लोगे आप ऐसे, और जो रेडियस होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, हो गया खत्म। ये कर दो, या फिर Z0 से Z3 का डिस्टेंस निकाल लो, है ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, और मॉड ऑफ Z3 माइनस Z0 ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया ना, या फिर ऐसे भी निकाल दो, और मॉड ऑफ Z4 माइनस Z0, ये भी रेडियस देगा, ये भी रेडियस देगा, ये भी रेडियस देगा आपको। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ एन अपोलोनियस सर्कल। क्लियर हो गया, डन। तो अपोलोनियस का बस एक वे था, उन्होंने जो लोकस का जो डेफिनेशन था ऑफ अ सर्कल उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, ठीक है। तो ये था आपका अपोलोनियस सर्कल। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैं देखता हूं कई जगह पे फॉर्मूलाज वगैरह लिखे रहते हैं, आप इसको फॉलो करो, आपको सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा ना। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट थिंग। तो इसलिए मैं बोलता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया, जहां पे आप फिगर ड्रॉ करके डील करते हो, आपका काम वैसे ही आसान हो जाता है, समझ रहे हो। तो जब भी आप फिगर ड्रॉ कर लेते हो ना, जैसे कि मैंने इस केस में क्या किया, फिगर को ड्रॉ किया, तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली दिखने लग जाती है, और इसी दिस इज द रीजन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉनिक सेक्शन इजी होता है। अगर आपने सारे कंसेप्ट को पढ़ लिया है तो एग्जाम में आप जुगाड़ लगा के भी आंसर दे सकते हो, अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो, क्योंकि उसमें आप सबसे ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन में अगर कोऑर्डिनेट दे दिए रहेंगे, आप आराम से एलिमिनेशन करके आंसर पे जा सकते हो, ठीक है। मतलब एक दो ऑप्शन तो निकल ही जाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ अपोलोनियस सर्कल, डन हो गया। अब मान लो अगर जनरलाइज फॉर्मूला आप निकालना चाहते हो, लेट्स से, है ना, आपको क्या चाहिए, देखो आपको क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस ही चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मॉड ऑफ Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इज इक्वल्स टू K, है ना, और K क्या है आपका, नॉट इक्वल्स टू 1। अगर मैं आपको जनरली बोल दूं कि फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस, क्लियर हो गया। अगर मैं आपको इस इक्वेशन दे दूं, एग्जाम में दे दिया आपको इक्वेशन, बोला सेंटर और रेडियस निकालो, आप कैसे निकालोगे, है ना। अगर मैं आपको Z1 दे दूं, अगर मैं आपको Z2 दे दूं, अगर मैं आपको Z1 दे दूं, अगर मैं आपको Z2 दे दूं, K दे दूं, ये तो आपको पता ही रहेगा। सेंटर और रेडियस तो आप वैसे भी निकाल ही सकते हो ना। सेंटर और रेडियस निकालने में क्या है, आप आराम से इस मेथड को फॉलो करोगे, आप निकाल लोगे। लेकिन आपको अगर कोई जनरलाइज एक्सप्रेशन चाहिए याद करने वाला, तो कैसे करोगे, देखो, तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, Z माइनस Z1 का मॉड बाय Z माइनस Z2 का मॉड, स्क्वायर करो, और इधर कितना हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप क्या लिखोगे, इंप्लाइज दैट Z माइनस Z1 Z कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट दैट इज इक्वल्स टू K स्क्वायर Z माइनस Z2, और क्या हो जाएगा आपका Z कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। क्लियर हो गया। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो मॉड Z का स्क्वायर माइनस Z इंटू Z1 कंजुगेट माइनस Z कंजुगेट इंटू Z1 दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी और आएगा ना यहाँ पे प्लस मॉड Z1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू K स्क्वायर होगा। अंदर में क्या होगा, देखो मॉड Z का स्क्वायर माइनस Z इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z कंजुगेट इंटू Z2 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर। डन हो गया। अब आप इसको बेसिकली क्या करोगे पता है, इसको ना आप क्या करोगे, देखो ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको आप लिख दो मॉड ऑफ Z स्क्वायर, ठीक है, K स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गया। फिर मैं क्या करता हूं, देखो माइनस Z इंटू Z1 कंजुगेट, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं माइनस प्लस हो जाएगा K स्क्वायर Z इंटू Z2 कंजुगेट। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस टर्म को यूज कर लिया, ठीक है। मैंने क्या क्या कर लिया, इस टर्म को यूज कर लिया,
इसको मैंने यूज कर लिया, फिर किसको यूज कर लिया, इसको भी मैंने यूज कर लिया, ठीक है। फिर मैंने किसको यूज कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया। क्यों, इसको मैं इधर लेकर आया। मैं करना क्या चाहता हूं, मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में लिखना चाहता हूं, फिर मैं कंपेयर करूंगा, आंसर निकाल दूंगा अपना, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा देखो, माइनस जेड कंजुगेट जेड वन, मतलब माइनस जेड वन इंटू जेड कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है, प्लस के स्क्वायर जेड टू इंटू जेड कंजुगेट हो जाएगा, प्लस मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, 0। दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, 0, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो, इंप्लाइज दैट ये हो गया आपका मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको ऐसे रहने देता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा जेड इंटू जेड कंजुगेट, और ये हो जाएगा आपका कितना, के स्क्वायर माइनस वन। क्लियर हो गया। फिर अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूंगा तो सही रहेगा, देखो के स्क्वायर जेड टू कंजुगेट, है ना, प्लस के स्क्वायर जेड टू कंजुगेट माइनस ऑफ जेड वन कंजुगेट। ऐसे लिख सकता हूँ, के स्क्वायर जेड टू कंजुगेट माइनस ऑफ जेड वन कंजुगेट इंटू जेड, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगा देखो, प्लस प्लस के स्क्वायर जेड टू माइनस जेड वन इंटू जेड कंजुगेट लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस क्या लिखूंगा मैं देखो, प्लस ऑफ मॉड जेड वन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पे ध्यान से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको z इंटू जेड कंजुगेट प्लस के स्क्वायर जेड टू कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट बाय के स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा आपका, z हो जाएगा प्लस के स्क्वायर जेड टू माइनस जेड वन बाय के स्क्वायर माइनस वन। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना अगर कहीं पे गलती हुआ होगा, बेसिक, बाकी कंसेप्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है। माइनस के स्क्वायर जेड टू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा आपका, के स्क्वायर माइनस वन दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, डन। अब अगर आप कंपेयर करो इसको, है ना, अगर आप कंपेयर करो तो किसके बराबर आया, देखो ये किसके बराबर आया आपका, b के बराबर आया है ना। अगर मैं बोलूं ये किसके बराबर आया आपका, दिस वन, ये a के बराबर है। अगर ये है a है आपका, है ना, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, a कंजुगेट बोल सकता हूं। क्लियर। तो सेंटर क्या होता है आपका, सेंटर इज इक्वल टू माइनस ए होता है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, आप ये लिख दोगे के स्क्वायर जेड टू माइनस जेड वन बाय के स्क्वायर माइनस वन, है ना। के आपको दिया रहेगा, जेड टू जेड वन दिया रहेगा, के भी आपको दिया है इधर, सब तो निकाल सकते हो, सेंटर आपका आ जाएगा। ए इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सेंटर के भी रियल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या पता कहाँ लाई करेगा ना, रियल एक्सिस पे लाई करेगा तो रियल होगा इसका वैल्यू, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा तो प्योरली इमेजिनरी होगा, और कहीं पे अगर लाई करता है तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कोई भी एक, ठीक है। और अगर मैं रेडियस की बात करूं, तो ये क्या होता है आपका, मॉड ए स्क्वायर माइनस बी होता है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा, मॉड ऑफ के इंटू जेड वन माइनस जेड टू बाय के स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। जेड वन माइनस जेड टू इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, के साथ मल्टीप्लाई करोगे, के इज रियल, के स्क्वायर माइनस वन इज रियल। ये अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड ले लो, यू विल गेट योर रेडियस, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किया हूं, बहुत सारा कैलकुलेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस फॉर्मूला में ही इंटरेस्ट नहीं है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे क्या है, इस फॉर्मूला में ही इंटरेस्ट नहीं है। आप बोलोगे सर अगर इस फॉर्मूला में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है सर, एग्जाम में अगर मान लो सर ये क्वेश्चन आ गया और हमको ऑप्शन में दिया रहेगा ऐसा, सेंटर दिया रहेगा 4 और ये दिया रहेगा 4, सर हम कैसे फिगर आउट करेंगे। मैं कैलकुलेट ही नहीं करूंगा इसको, मुझे क्या जरूरत है कैलकुलेट करने की, है ना। मैं क्या करूंगा, बेसिकली Z1 Z2 अपने हिसाब से कुछ ले लूंगा और K कुछ अपने हिसाब से ले लूंगा, और मैं फटाफट उसका सेंटर और वो निकाल लूंगा कितना आता है। दैट विल बी अ बेटर वे। अदरवाइज आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट दिस ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिलोंग करता है, तो अभी के टाइम पे तो JEE एडवांस आपसे ये तो नहीं पूछेंगे फॉर श्योर, 200% श्योर। आपको ये पूछ सकते हैं Z1 Z2 और K दे देंगे, और हो सकता है ये पूछ ले कि सेंटर रेडियस कितना होता है, इसको नहीं देंगे डिराइव करने के लिए, नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव हो जाता है ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके यहाँ तक जाओगे, कम से कम 6-7 स्टेप लग जाएंगे आपको सिंप्लीफाई करने में, इट विल बी ए लेंथी प्रोसेस, ठीक है। डन, क्लियर हो गया। तो आज का क्लास जो था हमने क्या देख लिया, पूरा सर्कल के बारे में देख लिया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म इक्वेशन, डायमेट्रिक फॉर्म में देख लिया, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा वो देख लिया, अपोलोनियस सर्कल देख लिया, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बाय जेड माइनस जेड टू इज इक्वल्स टू अल्फा जो होता है क्या होता है, अगर प्लस माइनस पाई बाय 2 हुआ तो सर्कल डिनोट करेगा, अगर अल्फा कोई भी एंगल हो गया तो आप क्या बोलोगे, इट्स एन सर्कुलर आर्क।
अगर जी और पाई हो गया तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया? तो सब कुछ हमने कवर कर लिया आज की क्लास में इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कुछ चाहिए था सब मैंने आपको करा दिया, कुछ भी बाकी नहीं है। अब चाहे एग्जाम में जो आया है आज तक या जो आपका आने वाला है आने वाले टाइम पे, आप सब क्वेश्चन बनाने के लिए एलिजिबल हो अभी। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है? आगे हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और जो भी टॉपिक है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वो सब भी कवर कर लेंगे। ठीक है? चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देके जरूर बताना। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप मेरे से भी सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। आपको डाउट है मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, जो भी रहेगा। ठीक है? डन। तो पूछने से डाउट कभी भी हिचकिचाना नहीं है, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट रहो। ठीक है? चलो फिर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।